गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लेसिथिन वाहक संकल्पना। तो यहाँ पर लेसिथिन वाहक जो संकल्पना दी गई है, ये जो लेसिथिन है, इस लेसिथिन की उभयधर्मी प्रकृति के कारण दी गई है। देखिए कैसे, यहां पर ये लेसिथिन है, यहां लेसिथिन की संरचना है। तो यहां पर लेसिथिन पर पॉजिटिव आयंस भी है और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पर दोनों चार्ज उपस्थित हैं, इसीलिए लेसिथिन को क्या करें हम, उभयधर्मी। तो ये उभयधर्मी होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आयंस को एक साथ ले जा सकता है। मेम्ब्रेन से इधर से बाहरी द्विक स्थान से आंतरिक द्विक स्थान पर ले जाने की कैपेसिटी रखता है। तो इस सिद्धांत का अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लेसिथिन होता है, ये लेसिथिन बाहरी द्विक स्थान से पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव और नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव आयन बाउंड हो जाएंगे, बंध जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ जब ये बाउंड हो जाएंगे या लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स के बाद में लेसिथिनेज एंजाइम, यहाँ लेसिथिनेज एंजाइम की वजह से जल का अपघटन होगा और जल के अपघटन के साथ साथ में यहाँ पर एटीपी का भी यूज होगा। तो ये लेसिथिनेज एंजाइम जो है, ये लेसिथिनेज एंजाइम यहाँ एटीपी यूज करके जल का अपघटन करता है और उस लेसिथिन को तोड़ने का कार्य करता है। ये फॉस्फेटिडिक एसिड और कोलिन के अंदर दो एटम्स में तोड़ देगा, फॉस्फेटिडिक एसिड में और कोलिन में। फॉस्फेटिडिक एसिड नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आयंस को, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम आयन नीचे वाले ग्रुप के साथ में प्रेजेंट था, तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड पोटेशियम आयंस को और कोलिन क्लोराइड आयंस को फ्री कर देगा। ये क्रिया इनर मेम्ब्रेन पर जाकर के हो रही है, इनसाइड में जाकर के हो रही है। अब यहां से क्या होगा, क्योंकि इनको तो वापस लेसिथिन में परिवर्तित होना है, तो यहां से कोलिन एसिटाइलेज की उपस्थिति में कोलिन एसिटाइलेज एटीपी का यूज करके एसिटाइल कोलिन का निर्माण कर देगा। दोनों अणु यहाँ पर वापस से जुड़ेंगे, एसिटाइल कोलिन का निर्माण होगा और कोलिन एस्टरेज की उपस्थिति में वापस से लेसिथिन अणु का निर्माण हो जाएगा। तो ये साइकिल इसी प्रकार से यहाँ पर रोटेट होती रहती है। बाहर से लेसिथिन आयंस को लेकर के आएगा, अंदर की साइड में फ्री करेगा, टूटेगा, टूटने के बाद में वापस से जुड़ करके लेसिथिन के रूप में ये जुड़ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी क्रिया को फॉस्फेटाइड साइकिल कहते हैं। फॉस्फेटाइड चक्र कहते हैं, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया यहां पर हो रही है। वास्तविक रूप से ये मान्य मत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इतनी जटिल प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट, एटीपीएज संकल्पना, जिसको किसने दिया? पीटर मिशेल ने। तो पीटर मिशेल के अनुसार यहां पर मेम्ब्रेन्स में एटीपीएज पाई जाती है। एटीपीएज पंप थ्योरी या एटीपीएज पंप संकल्पना गिवन बाय पीटर मिशेल। इन्होंने क्या बताया कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन से और इनर मेम्ब्रेन तक, आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन तक जो आयंस का अभिगमन होता है, जो आयंस आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन तक जो संचालन करते हैं, तो यहाँ पर ये संचालन
वैद्युत रासायनिक प्रवणता से होता है। वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है, आउटर मेम्ब्रेन से और इनर मेम्ब्रेन तक। अब ये वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न कैसे होती है, क्या होता है जिसकी वजह से ये प्रवणता उत्पन्न होती है? तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी भी जैविक मेम्ब्रेन है, जैविक मेम्ब्रेन, तो यहां पर जो सेल की, प्लांट सेल की जो मेम्ब्रेन है वो भी कैसी है, जैविक मेम्ब्रेन। इन सभी जैविक मेम्ब्रेन में एटीपीएज पाया जाता है। सभी जैविक मेम्ब्रेन में एटीपीएज उपस्थित होता है, या तो एटीपीएज होगा या फास्फोहाइड्रोलेज होगा। तो ये जो एटीपीएज है, ये एटीपीएज क्या करेगा, ये एटीपीएज यहां पर जल के अणु का अपघटन करता है। जब ये जल के अणु का अपघटन करेगा, यहां पर एटीपीएज है, सॉरी एटीपी का अपघटन करता है, एटीपी का अपघटन होता है। तो इस एटीपी के साथ साथ यहां जल के अणु का भी अपघटन होता है। एटीपीएज है तो एटीपी को तोड़ेगा, तो जब ये एटीपी को तोड़ेगा, इसका अपघटन करेगा, तो इसके साथ साथ जल के अणु का भी अपघटन होगा। जल के अणु का अपघटन होगा तो ये किसमें टूटेगा, H+ आयन और OH- आयन में। अब यहां पर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये H+ आयन तो निकल जाएंगे बाहर। H+ आयन कहां निकल के चले गए, बाहर। जो OH- आयन है ये कहां पहुंच जाएंगे, अंदर मेम्ब्रेन से। ये क्योंकि एटीपीएज किस पर उपस्थित है, मेम्ब्रेन पर, तो ये प्रोसेस कहां हो रही है, मेम्ब्रेन पर। तो H+ आयन बाहर चले गए, बाहरी द्विक स्थान में, और OH- आयन कहां चले गए, आंतरिक द्विक स्थान में चले गए। तो स्टूडेंट्स, अंदर नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो यहां पर जो बाहर H+ आयन गए हैं, इसके स्थान पर सेम चार्ज आते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन की जगह पॉजिटिव आयंस में आएंगे। सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये क्या करेंगे, इसकी जगह जो पोर्स उपस्थित हैं, जो छिद्र हैं, इन पोर्स से अंदर की तरफ जाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे, अंदर। तो ये H+ आयन के बदले में, क्योंकि H+ आयन बाहर आए, इसके बदले में सोडियम या पोटेशियम आयंस कहां पहुंच जाते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं। तो यहां पर ये अंदर बाहर की प्रोसेस तो पीछे होती है, पहले क्या हो जाती है, इस कंडीशन में H+ आयन के बाहर जाने से और OH- आयन के अंदर आने से यहां पर प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है। यहां पर प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है। इसी प्रोटॉन प्रवणता को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत रासायनिक प्रवणता। यही प्रोटॉन प्रवणता क्या कहलाती है, वैद्युत रासायनिक प्रवणता। और यही प्रोटॉन प्रवणता यहां इन आयंस के अंदर जाने के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि जब सेल के अंदर प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है, तो इस प्रवणता को सेल क्या करेगी, न्यूट्रलाइज। तो यहां न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से फिर किनको लेगी, पॉजिटिव आयंस को ही। तो ये जो H+ आयन बाहर गए, इसके स्थान पर अन्य पॉजिटिव आयंस फोर्स के जरिए कहां प्रवेश कर जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और इस प्रवणता को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
तो यहाँ एटीपीएच पंप थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ एटीपी जल के अणु का अपघटन करेगा, एटीपी के साथ साथ में जल के अणु में H+ आयन बाहर जाएंगे, OH- आयन अंदर जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत रासायनिक प्रवणता। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से H+ आयन की जगह अदर कैटायंस अंदर आते हैं। ये अदर कैटायंस यहाँ इस प्रवणता को न्यूट्रलाइज करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो ये एटीपीएच है, क्योंकि ये एटीपीएच कहाँ उपस्थित है, मेम्ब्रेन पर, ये मेम्ब्रेन से डायरेक्ट पोटेशियम आयन है या सोडियम आयन है, इसको बांध लेगा अपने साथ में, बाउंड कर लेगा और यहां से सीधा कहाँ छोड़ देगा, अंदर की तरफ। तो ये कई बार तो इसकी वजह से प्रत्यक्ष रूप से एटीपीएच एक वाहक की तरह कार्य कर जाता है। बिना एटीपी को तोड़े जल अपघटन को किए पोटेशियम आयंस को कहाँ पहुंचा, पोटेशियम आयंस से सोडियम आयंस से कैटायंस को कहाँ पहुंचा देते हैं, अंदर पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से यहाँ एटीपीएच पंप थ्योरी के जरिए आयंस का अपटेक होता है। तो यहाँ आपके कंप्लीट होते हैं निष्क्रिय और सक्रिय लवण अवशोषण। अब इन अवशोषणों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो लवण हैं, लवण अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। इस लवण अवशोषण को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनके कम ज्यादा होने पर ये अवशोषण कम या ज्यादा हो जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं हम तापमान। हमने शुरुआत में टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो यहां पर जो साल्ट है, साल्ट का जो अवशोषण है, ये अवशोषण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि साल्ट में कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, साल्ट। पानी में साल्ट होगा तो टूटेगा ही टूटेगा। साल्ट जैसे ही पानी में पहुंचेगा तो अपने आप किसमें टूट जाता है, कैटायंस में और एनायंस में। तो शुरुआत में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ इनका भी अवशोषण बढ़ता है और ये निश्चित सीमा तक, निश्चित सीमा तक बढ़ता है। एक निश्चित सीमा होती है कि हम ताप को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और अवशोषण बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन टेम्परेचर अधिक ज्यादा हो गया तो क्या होगा, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या हो जाएंगे, विकृत। और जब यहां पर एंजाइम विकृत हो जाएंगे तो जो अवशोषण की दर है वो क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पर साल्ट अवशोषण की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम के विकृत होने पर यहाँ जो साल्ट के टूटने से जो आयंस बने हैं उन आयंस पर सही प्रकार से रिएक्शन नहीं होगी, बाउंडेशन नहीं होंगे। तो यहाँ एंजाइम के विकृत होने पर साल्ट का अवशोषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश की। सेकंड पॉइंट, प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन। स्टोमेटा ओपन है तो बाष्पोत्सर्जन होगा, और बाष्पोत्सर्जन के कारण बाष्पोत्सर्जन कर्षण
बल उत्पन्न होगा और इस बल के कारण जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान प्रवाह बढ़ेगा। स्टोमेटा ओपन तो बाष्पोत्सर्जन अधिक, बाष्पोत्सर्जन अधिक तो बाष्पोत्सर्जन कर्षण बल भी अधिक, और इसकी वजह से द्रव्यमान प्रवाह अधिक। मतलब कि यहाँ पर जो जल है वो क्या होगा, ज्यादा अवशोषित होगा, और इस जल में जो मिनरल्स हैं ये मिनरल्स भी क्या होंगे, इसके साथ ही अवशोषित होंगे। तो प्रकाश की उपस्थिति में अवशोषण, साल्ट अवशोषण की दर या ऋणायन कैटायन अवशोषण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अधिक है, ऑक्सीजन अधिक है तो जो साल्ट अवशोषण की दर है, साल्ट अवशोषण दर ये भी क्या होगी, अधिक। ऑक्सीजन कम तो ये भी क्या होगी, कम। कारण क्या है, ऑक्सीजन है तो श्वसन होगा, श्वसन है तो यहां पर एटीपी जनरेट होगी, और ये एटीपी सक्रिय रूप से यहां आयंस का अभिगमन करवाएगी, आयंस का अपटेक करवाएगी। और अगर यहाँ पर श्वसन ही नहीं होगा, श्वसन कम मात्रा में होगा, तो यहाँ पर एटीपी कम मात्रा में जनरेट होगी, निर्मित होगी, उससे यहाँ पर जो साल्ट अवशोषण की दर है वो भी क्या हो जाएगी, कम। नेक्स्ट पीएच। अगर पीएच निम्न है, पीएच क्या है, निम्न, तो यहां पर नेगेटिव आयंस का अवशोषण होता है, नेगेटिव आयंस का अवशोषण होता है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। और अगर पीएच अधिक है या उच्च है तो पॉजिटिव आयंस का अवशोषण होता है। पीएच डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से आयंस के अभिगमन को, अपटेक को प्रभावित करती है। कम पीएच पर नेगेटिव आयन अंदर आते हैं और अधिक पीएच पर पॉजिटिव आयन अंदर आते हैं। नेक्स्ट वृद्धि, ग्रोथ। कोशिका में या प्लांट में अगर कायक वृद्धि अधिक हो रही है, प्लांट में अगर कायक ग्रोथ अधिक हो रही है, तो इस कायक ग्रोथ के लिए, कायक ग्रोथ एक चीज से तो होगी नहीं, बहुत सारी चीजों से होगी। जल की आवश्यकता भी बढ़ेगी, भोजन की आवश्यकता भी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें। तो ये वृद्धि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मिनरल अपटेक को प्रभावित कर रही है, क्योंकि जब यहाँ पर जल की आवश्यकता बढ़ रही है तो जल के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होंगी कोशिका में। उसके साथ साथ यहाँ पर मिनरल्स की भी आवश्यकता बढ़ रही है, तो इनडायरेक्टली ये मिनरल्स के अपटेक को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से तापमान, ऑक्सीजन, पीएच, ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से मिनरल अपटेक को कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे ये प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ चैप्टर है कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण, कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं इन कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में